हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे संसद के कुछ फैक्ट हैं या संसद की कुछ शब्दावलियां हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस संसद की शब्दावलियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जो जो क्वेश्चन आएंगे हम बीच बीच में उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि संसद की कुछ शब्दावली है, इन शब्दावली में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है हम लोग उसको देखते जाएंगे। और निश्चित रूप से एक दो सवाल यहाँ से आते रहे हैं। तो देखो, मैंने 8-10 शब्दावलियां यहाँ पर लिखी है ना, शब्दावलियों के बारे में ही हम आज जो है वो समझेंगे। तो इसमें स्थगन है, सत्रावसान है, विघटन है, प्रश्नकाल है, तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है, शून्यकाल है, विश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है। ये सारे जो शब्द है, इन शब्द से क्वेश्चन आते रहे हैं। और याद रखिएगा, ये जब संसद के अंदर जो कार्रवाइयां चलती है, ये संसद की कार्रवाई के अंतर्गत भी आता है। इसलिए मैंने लिखा है प्रमुख शब्दावली या संसद की कार्रवाई। तो ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली हम सामान्य व्यक्तियों को वैसे जो संसद की कार्रवाई जो होती है उसमें क्या क्या यूज होता है, और वैसे भी परीक्षा की दृष्टि से इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन जाया करते हैं। तो जो स्थगन प्रस्ताव है, ये स्थगन जो होता है वो क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है। तो देखो, स्थगन जो है, स्थगन प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा समझे। स्थगन जो है, जब संसद की कार्रवाई चल रही है, अर्थात संसद का सत्र चल रहा है, स्थगन के बारे में थोड़ा सा याद रखें कि जब स्थगन चल रहा है तो जो अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष होता है वो क्या करता है कि संसद दो पार्ट में होती है, एक तो लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो जब संसद की कार्रवाई चल रही होती है तो स्थगन उस समय लाया जाता है जब संसद की लोकसभा में और राज्यसभा में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, बहस होती है। तो उस स्थिति में लोकसभा का जो अध्यक्ष है या राज्यसभा का जो उपसभापति है या उपसभापति या सभापति जो भी है, उसकी कार्रवाई को संचालित कर रहा है, उस समय संसद की कार्रवाई को कभी 1 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, कभी पूरे दिन के लिए, या कभी निश्चित अनिश्चित काल के लिए जब रोक दिया जाता है तो उसको स्थगन कहा जाता है। मतलब जब संसद चल रही हो तो संसद में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है कि संसद को जो सांसदगण है वो चलने नहीं दे रहे, उस स्थिति में जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या जो उस का सभापति होता है, वो या तो 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए या पूरे दिन के लिए, या हम ये कह सकते हैं अनिश्चित काल के लिए संसद को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। उसको कहा जाता है स्थगन। और स्थगन कौन लेकर आता है, तो स्थगन मतलब कौन इसकी अध्यक्ष, स्थगन कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा में जो सभापति या उपसभापति होता है उसके द्वारा स्थगित किया जाता है। तो ये हुआ आपका स्थगन। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा किया जाता है, तो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसलिए याद रखना कि अगले जो भाग आएंगे उसमें रोल जो है वो राष्ट्रपति का है। इसलिए मैंने आपको बताया कि स्थगन जो है वो क्या होता है। फिर एक होता है सत्रावसान या प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन जो होता है, देखो इस सत्रावसान क्या होता है। सत्रावसान जो होता है, आप इसको समझने की कोशिश करें। सत्रावसान एक ऐसी चीज है कि संसद में प्रत्येक वर्ष 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र को 2 भागों में बांटा गया है, तो हम 4 भी कह सकते हैं, लेकिन 3 सत्र होते हैं। मानसून सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और बजट सत्र होता है। तो ये जो 3 सत्र होते हैं, तो इस सत्रावसान को बुलाना, मतलब सत्र को बुलाना और उसका सत्रावसान करना, ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये याद रखना, सत्र को बुलाना और सत्रावसान करना ये दोनों कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो सत्रावसान क्या होता है कि मान लो मानसून सत्र चल रहा है, तो मानसून सत्र की अवधि क्या है, मानसून सत्र की अवधि मान ली अपन ने 20 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक है। तो जब 20 जुलाई को बुलाना ये भी राष्ट्रपति करता है, और उसका अवसान मतलब 5 अगस्त को जब ये मानसून सत्र खत्म होगा तो उसका अवसान की घोषणा भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये होता है सत्रावसान। अर्थात
संसद का जो सत्र रहता है उस सत्र को सत्रावसान करना अर्थात उसको समाप्त करना, कि उसकी कार्रवाई 20 दिन के लिए थी या 25 दिन के लिए थी या 15 दिन के लिए थी, तो सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, तो ये है सत्रावसान। और सत्रावसान से क्वेश्चन ये आता है कि सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब है विघटन। तो देखो विघटन क्या होता है? विघटन एक ऐसी चीज है जब विघटन हमेशा याद रखिएगा लोकसभा में हो। संसद जो है, संसद में दो पार्ट आता है, एक लोकसभा आता है और एक राज्यसभा आता है। तो याद रखिएगा राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। विघटन किसका होता है? लोकसभा का होता है। तो विघटन उस स्थिति में किया जाता है कि जब लोकसभा में जो सरकार होती है वो अपना बहुमत क्या करती है? खो देती है। उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 का उपयोग करके लोकसभा को क्या कर देता है? विघटित कर देता है, अर्थात उसको विघटित करना बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 85 का उपयोग करके राष्ट्रपति लोकसभा को जब भंग कर देता है तो उसी को विघटित कहा जाता है। तो एक तो इसमें विघटित हो जाएगा, कब होगा? उस स्थिति में होगा कि जब मंत्रिपरिषद द्वारा या तो कुछ कोई ऐसा काम कर दिया गया है जो देश के खिलाफ है, या जो ऐसी स्थिति हो गई हो जिसमें मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोई सा मतलब एक तरीके से कोई प्रस्ताव आया है, या हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद स्वयं ही त्याग पत्र दे दे। उस स्थिति में लोकसभा को क्या कर दिया जाता है? विघटित कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है। तो ये विघटन जो होता है, डिसॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये विघटन याद रखिएगा, विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये लोकसभा में ही होता है, और लोकसभा में उस कंडीशन में होता है, या दो प्रकार से हो सकता है, या तो मंत्रिपरिषद स्वयं त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो अनुच्छेद 85 के तहत कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है तो लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है या विघटित कर सकता है। ठीक है, तो ये विघटन याद रखना। अब आता है प्रश्नकाल। देखो प्रश्नकाल जो है, संसद की कार्रवाई जो होती है, संसद की जो कार्रवाई शुरू होती है वो जनरली कितनी बजे शुरू होती है? 11 बजे शुरू होती है। संसद की जो कार्रवाई है वो कितने बजे शुरू होती है? तो 11 बजे शुरू होती है। तो 11 से लेकर 12 बजे तक का जो समय है, 11 से लेकर 12 बजे तक का जो समय है, शुरुआती जो समय है संसद की कार्रवाई का, वो समय कहलाता है प्रश्नकाल। वो समय क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस प्रश्नकाल में क्या होता है कि जो सांसद होते हैं, उस प्रश्नकाल में सांसद जो रहते हैं वो मंत्रीगणों से क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें अलग दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। प्रश्नकाल में सांसद जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रश्न करते हैं। और वो किनसे प्रश्न करते हैं? प्रश्नकाल मंत्रीगणों से प्रश्न करते हैं, तो इसको प्रश्नकाल कहा जाता है। और ये जो प्रश्नकाल होता है, इस प्रश्नकाल में दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिससे हम तारांकित प्रश्न कहते हैं और अतारांकित प्रश्न। इसको इंग्लिश में स्टार्ट क्वेश्चन और अनस्टार्ट क्वेश्चन। यहां से आता है कि संसद का प्रश्नकाल कौन सा होता है? तो शुरुआत का जो 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है, संसद की कार्रवाई शुरू होती है 11 बजे, तो 11 बजे से लेकर 12 बजे का जो समय होता है वो प्रश्नकाल होता है। और प्रश्नकाल के तहत जो विभाग का जो मंत्री होता है, वो मंत्री सांसद गणों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का क्या करता है? जवाब देता है। ठीक है, तो यह उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं तो तारांकित क्वेश्चन होते हैं और अतारांकित क्वेश्चन होते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं और अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं। तो तारांकित प्रश्न क्या होता है और अतारांकित क्वेश्चन क्या होता है, ये याद रखिएगा। तारांकित क्वेश्चन जो होता है उसमें स्टार लगा रहता है, इसलिए उसको स्टार्ट क्वेश्चन कहते हैं। अतारांकित क्वेश्चन जो रहता है वो जिसमें स्टार नहीं लगा रहता उसको अनस्टार्ट क्वेश्चन कहते हैं। तारांकित क्वेश्चन जो होता है, उस तारांकित क्वेश्चन जो रहते हैं वो प्रश्नकाल के दौरान जो सांसदगण जो क्वेश्चन करते हैं, तो याद रखिएगा इस तारांकित प्रश्न में जो मंत्री जो रहता है, विभाग का प्रमुख मंत्री, वो मौखिक उत्तर देता है। याद रखिएगा, उसमें उत्तर तुरंत देना होता है। तारांकित प्रश्न में क्वेश्चन का आंसर तुरंत देना होता है। इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरक प्रश्न भी
पूछे जा सकते हैं। तो इसका जवाब कौन देता है? तारांकित प्रश्न में विभाग का प्रमुख जो मंत्री होता है वह मंत्री इसमें तारांकित प्रश्न में क्या देता है? जवाब देता है। अब ये याद रखिएगा कि इस तारांकित प्रश्न में लोकसभा में एक सदस्य एक ही प्रश्न कर सकता है। इस तारांकित प्रश्न में लोकसभा में एक सदस्य एक ही प्रश्न कर सकता है और इस प्रकार से तारांकित प्रश्न अधिकतम पूरे दिन में 20 प्रश्न किए जा सकते हैं लोकसभा में। ये तो लोकसभा में याद रखिएगा कि तारांकित प्रश्न एक सदस्य द्वारा एक ही किया जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो पूरे लोकसभा में एक दिन में 20 प्रश्न होते हैं। राज्यसभा में एक सदस्य, राज्यसभा में अगर हम इसको देखें तो राज्यसभा में एक सदस्य 3 प्रश्न कर सकता है, एक तो ये याद रखना। और अधिकतम जो है वो 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा में 3 प्रश्न पूछ सकता है एक सदस्य और अधिकतम 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया तारांकित। तारांकित में याद रखिएगा तारांकित जो है, तारांकित प्रश्न जो है जिसमें विभाग प्रमुख को या मंत्री जो रहता है उसको मौखिक उत्तर देना होता है। इसमें पूरक प्रश्न किए जा सकते हैं और इसमें याद रखिएगा लोकसभा में एक सदस्य एक ही प्रश्न कर सकता है और अधिकतम लोकसभा में 20 प्रश्न किए जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा में एक सदस्य 3 प्रश्न कर सकता है और अधिकतम 25 प्रश्न किए जा सकते हैं। तो यहां से याद रखिएगा कि प्रश्नकाली के अंतर्गत तारांकित प्रश्न जो होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि तारांकित प्रश्न क्या होता है। तो देखो जब संसद की जो कार्रवाई चलती है, ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो रहती है उसमें इस प्रकार की जो कार्रवाइयां होती है वो कार्रवाइयों के बारे में, उनकी शब्दावली के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब होता है तारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न जो होता है, देखो तारांकित प्रश्न जो होता है, तारांकित प्रश्न जो होता है, तारांकित प्रश्न के बाद अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न जो होता है, अतारांकित प्रश्न जो रहता है अनस्टार्ट क्वेश्चन कहा जाता है और ये क्वेश्चन भी इस प्रश्नकाल के दौरान किया जाता है। तो अतारांकित प्रश्न में याद रखना ये भी अलग अलग होता है कि लोकसभा में कैसा हो सकता है और राज्यसभा में कैसे हो सकता है, ठीक है। लोकसभा में कैसे हो सकता है और राज्यसभा में कैसे हो सकता है। तो जो लोकसभा होता है उसमें एक सदस्य, अब इसमें क्या होता है तारांकित प्रश्न में कि जो मंत्री होता है इसमें लिखित में उत्तर दिए जाते हैं, लिखित में उत्तर दिए जाते हैं, ये याद रखना। अतारांकित प्रश्न में मंत्री के द्वारा सांसद गणों को लिखित में उत्तर दिया जाता है, उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है, ठीक है। और अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न का मौखिक आंसर दिया जाता है, तुरंत आंसर दिया जाता है, जबकि अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाता है। और ये याद रखिएगा कि लोकसभा में अतारांकित प्रश्न जो है उसकी संख्या एक सदस्य 4 प्रश्न पूछ सकता है, एक सदस्य 4 प्रश्न पूछ सकता है और अधिकतम जो है संख्या है ये 230 प्रश्न तक की हो सकती है। इस लिखित उत्तर देने के लिए इनको टाइम दिया जाता है, 10 दिन भी दिए जा सकते हैं, 15 दिन भी दिए जा सकते हैं, उससे भी ज्यादा दिए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा लोकसभा में अतारांकित प्रश्न एक सदस्य 4 प्रश्न कर सकता है और अधिकतम इसमें 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। और राज्यसभा में ऐसे प्रश्न पूछने की कोई सीमा नहीं है, वो कितने भी पूछे जा सकते हैं और एक सदस्य द्वारा भी कितने भी पूछे जा सकते हैं। तो अतारांकित प्रश्न में याद रखना लोकसभा में, राज्यसभा में मंत्री लिखित में आंसर देता है, इसे अतारांकित प्रश्न कहते हैं। उसके लिए समय दिया जाता है, एक सदस्य लोकसभा में 4 प्रश्न कर सकता है और अधिकतम 230 प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा जो होती है राज्यसभा में इसकी कोई सीमा नहीं है, याद रखिएगा। तो ये है अतारांकित प्रश्न। अब अगला जो है हमारा आता है शून्यकाल, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, स्थगन उस स्थिति में होता है जब संसद की कार्रवाई में कोई विघ्न उत्पन्न हो रहा हो तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य अध्यक्ष जो रहते हैं वो स्थगन लेकर आते हैं। वो 1 घंटे के लिए हो सकता है, 2 घंटे के लिए हो सकता है, लंबे समय के लिए भी हो सकता है, अनिश्चित काल के लिए। 17वां अवसान राष्ट्रपति जब संसद के सत्र चल रहा हो तो उसको समाप्ति का जो समय होता है उसका अवसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विघटन जो होता है अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में को विघटित कर सकता है जब मंत्रिपरिषद
के द्वारा या तो त्याग पत्र दे दिया गया हो या बहुमत खो दिया गया हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, संसद को विघटित कर सकता है। प्रश्नकाल जो होता है, संसद के कार्यालय का प्रथम घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। उसमें तारांकित और अतारांकित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तारांकित और अतारांकित प्रश्न में जो मंत्रीगण होते हैं, तारांकित प्रश्न में मौखिक जवाब दिया जाता है, जबकि अतारांकित प्रश्न में लिखित जवाब दिया जाता है। ठीक है, तारांकित प्रश्न का मैंने बता दिया कितनी लिमिट होती है, अतारांकित प्रश्न की क्या लिमिट होती है। अब आता है शून्यकाल। शून्यकाल, तो देखो शून्यकाल जो है ये याद रखिएगा, प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है, प्रश्नकाल क्या है 11 से 12 और शून्यकाल जो है 12 से लेकर 1 बजे का जो समय है इसे शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल जो है, शून्यकाल इसलिए होता है कि जो संसद की कार्रवाई चल रही हो और कोई एक ऐसा मुद्दा आ जाता है, अविलंबनीय मुद्दा आ जाता है जिसपे चर्चा करना अनिवार्य होता है, उस कंडीशन में जो तारांकित शून्यकाल जो होता है उस शून्यकाल का उपयोग किया जाता है। तो शून्यकाल जो होता है, ये शून्यकाल की जो है कि यहां पर क्या होता है कि बिना सूचना के ही मंत्रीगण से क्या करते हैं, सांसद क्वेश्चन करते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सांसदगण क्या करते हैं, वो क्वेश्चन मंत्रीगण से पूछ लेते हैं। तो 12 से 1 बजे का जो समय है वो शून्यकाल का समय कहलाता है और इसकी शुरुआत 1953 में हो गई थी शून्यकाल की। ठीक है, याद रखना, लेकिन इसको शून्यकाल जो नाम दिया गया वो 1960 में दिया गया, ये याद रखिएगा। शून्यकाल जो नाम दिया गया वो कब दिया गया, 1960 में दिया गया। तो शून्यकाल 12 से लेकर 1 बजे का समय जो रहता है जस्ट प्रश्नकाल के बाद वो शून्यकाल कहलाता है और इसमें जो सांसदगण होते हैं बिना सूचना के मंत्रीगण से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई ऐसा मुद्दा जो अविलंबनीय मुद्दा हो इस पर चर्चा होती है। इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी और शून्यकाल जो है इसको नाम जो दिया गया वो 1960 में दिया गया है। तो शून्यकाल से मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसमें समझ आया होगा कि शून्यकाल का समय क्या होता है, कब शुरुआत हुई, इसका नाम कब दिया गया। अगला होता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव याद रखना, विश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा, याद रखिएगा। विश्वास प्रस्ताव जो है हमेशा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव में 2-3 चीज याद रखना। राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है कि राष्ट्रपति क्या करता है, विश्वास प्रस्ताव के लिए अनुमति देता है। अर्थात राष्ट्रपति क्या करता है कि लोकसभा में जिसके पास बहुमत है उसको सरकार बनाने के लिए क्या करता है, आमंत्रित करता है। तो आमंत्रित करते हैं तो जो सत्ता पक्ष होती है, जो सरकार बनाने के लिए जो प्रस्ताव पास किया जाता है उसको विश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। ये राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है। और जैसे संसद में या लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो 273 सांसद जिसके पास पक्ष में रहते हैं वो बहुमत के आधार पर क्या बनाता है, सरकार बनाता है। तो याद रखना, विश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुमति से जो सबसे ज्यादा वो मतलब सांसद जिसके पास रहते हैं उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। तो सरकार जो रहती है वो विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत करती है और इसमें अगर उनको विश्वास 50 से 1 ज्यादा अगर मत प्राप्त हो जाता है तो सरकार बना ली जाती है। इसको विश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। यहाँ से कंडीशन यह था, विश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा। और यहाँ से ये याद रखना कि विश्वास प्रस्ताव में सरकार हमेशा क्या करती है, सरकार के द्वारा इसे लाया जाता है या पक्ष के द्वारा इसे लाया जाता है, सत्ता पक्ष के द्वारा इसे लाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ विश्वास प्रस्ताव। अब एक अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव में भी एक कंडीशन याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव भी हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव भी हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विपक्ष में जो बैठती है सत्ता पार्टी, जो पार्टी बैठती है उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव ये किसी मंत्री के विरुद्ध या मंत्री परिषद के विरुद्ध, किसी के भी विरुद्ध लाया जा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ये किसी मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। और इस कंडीशन में मतदान होता है और मतदान में अगर सरकार अविश्वास प्रस्ताव में हार जाती है
तो उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। याद रखिएगा, उसको क्या करना पड़ता है, अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव में यह होता है कि कोई ऐसा मुद्दा जिस पर सरकार विपक्ष क्या चाहता है, उसको ऐसा लग जाए कि सरकार बनाने के पास इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तब वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। या कुछ ऐसे मुद्दे उछल जाते हैं जिसमें सरकार, जो विपक्ष रहता है, वो सरकार में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक 4 बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। चौधरी चरण सिंह जी जब पीएम थे, और एक चंद्रशेखर जब पीएम थे। इन दोनों के समय जब अविश्वास प्रस्ताव आया तो इन्होंने बिना वोट के ही त्याग पत्र दे दिया था, मतलब मतदान के पहले ही क्या कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन 2 बार जब अविश्वास प्रस्ताव आया, जो कि वीपी सिंह के समय आया था, वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, उनके समय जब आया था, तो इन्होंने मतदान होने के बाद त्याग पत्र इनको देना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 13 दिन की सरकार में ही उनको क्या देना पड़ा था, त्याग पत्र देना पड़ा था। तो 2 बार चौधरी चरण सिंह जी और चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री थे, उस समय अविश्वास प्रस्ताव में इन्होंने वोट देने के पहले या मतदान होने के पहले ही त्याग पत्र दे दिया था, जबकि वीपी सिंह प्रधानमंत्री और अटल बिहारी प्रधानमंत्री जो थे, उस समय मतदान होने के बाद इनके द्वारा त्याग पत्र दिया गया था। तो क्वेश्चन कभी आए याद रखना, अभी तक 4 बार अविश्वास प्रस्ताव मतलब पास हो चुका है, सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा है। इसके पहले, इसके बाद अभी मोदी सरकार में भी अविश्वास प्रस्ताव आया था, लेकिन चूंकि सांसदों की संख्या अधिक होने के कारण वो पास नहीं हो सका। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव हो गया। अब होता है स्थगन प्रस्ताव। तो देखो, स्थगन प्रस्ताव जो होता है, स्थगन प्रस्ताव जो होता है, वो प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो कि एक तरीके से लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव जो होता है वो 50 सदस्यों की सहमति से लाया जाता है। एक तो ये याद रखना, स्थगन प्रस्ताव जो रहता है वो हमेशा 50 सदस्यों की सहमति से लाया जाता है, और यह किसी मुद्दे पर, किसी भी अविलंबनीय मुद्दे पर इसमें स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें बहस होती है, और बहस होने के बाद अगर मतदान होता है, और मतदान में अगर सरकार हार जाती है, या मतदान में अगर उसको, ये विश्वास प्रस्ताव जैसा ही है, अगर उसमें प्रस्ताव में मतदान में हार जाती है, तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है स्थगन प्रस्ताव में। तो स्थगन प्रस्ताव भी याद रखिएगा, स्थगन प्रस्ताव एक तरीके के 50 सदस्यों की सहमति से लाया जाता है, और यह अविलंबनीय, यह सरकार के किसी मुद्दे पर लाया जाता है। इसमें मतदान होता है, अगर मतदान होता है और मतदान में अगर सरकार हार जाती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो यह है आपका स्थगन प्रस्ताव। एक है निंदा प्रस्ताव। अब याद रखिएगा, निंदा प्रस्ताव ये होता है कि सरकार की निंदा करने के लिए प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो यह भी लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव में क्या होता है, इसमें वोटिंग नहीं होती है, मतदान नहीं होता है, सिर्फ सरकार की निंदा होती है या सरकार की किरकिरी होती है। मान लो कि अभी वर्तमान में विपक्ष निंदा प्रस्ताव लेकर आए या सदस्य निंदा प्रस्ताव लेकर आए, और निंदा प्रस्ताव लेकर आए कि पेट्रोल और डीजल के भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो निंदा प्रस्ताव जो है इस पर वोटिंग नहीं होती है, लेकिन सरकार की जो इमेज है उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव अगर लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव अगर पास भी हो जाता है, तो सरकार की जो इमेज है उस पर क्या होता है, इस पर, उसकी इमेज पर प्रभाव पड़ता है। तो निंदा प्रस्ताव किसी ऐसे मुद्दे पर लाया जाता है जो चर्चित होता है, या जो सरकार, मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार किसी ऐसे मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती, उसमें विपक्ष क्या करता है, निंदा प्रस्ताव लेकर आता है, और सरकार की जो स्थिति है उस पर इसका इफेक्ट भी पड़ता है। तो ये निंदा प्रस्ताव याद रखना। एक होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रस्ताव को लाया जाता है। ये भी लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पे भी लाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, किसी अविलंबनीय
अविलंबनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। तो संसद की जो भी कार्रवाइयां उस समय जो चल रही है उससे हटकर सरकार का ध्यान उस अविलंबनीय विषय पर होता है, जिस पर तुरंत ही क्या करना रहता है, उस पर काम करना होता है। उस स्थिति में यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कुल मिला के सरकार की जो एक तरीके से किसी विषय ऐसे मुद्दे पर जहां पर उसका ध्यान नहीं जा रहा है उस विषय पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ज्यादातर जितने भी प्रस्ताव है ये विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जो विश्वास प्रस्ताव है वो पक्ष या सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो ये था ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो निश्चित रूप से संसद की जो कार्रवाई में ये कुछ शब्दावली यूज होती है, उन शब्दावली से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आज हम लोगों ने जो संसद की कार्रवाई की जो शब्दावली है इसका एक वीडियो या एक लेक्चर और हमको करना है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। संसद की समितियां हैं, बजट है, अनुवियोग मतलब जो बजट की शब्दावली है वो सब चीजें इसमें आएंगी। तो निश्चित रूप से आज की जो क्लास है आपको जो शब्दावलियों की थी आपको जरूर समझ में आया होगा और इसी प्रकार से आप संविधान की क्लास को पढ़ते रहिए।